नमस्कार, संगम न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है सुबह की फटाफट खबरें। बिहार के सारण में एम्बुलेंस विवाद और पप्पू यादव के आरोपों को लेकर भाजपा प्रवक्ता और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने प्रेस वार्ता किया। अपने प्रेस वार्ता में राजीव प्रताप रूडी ने पप्पू यादव द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मैं बदनामी से नहीं डरता, लेकिन कोई तथ्य के साथ कुछ कहे तभी ठीक है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि अगर अपराधी किसी मंदिर में बैठ जाए तो वह संत नहीं हो जाता। हमारे एक मित्र पप्पू यादव का एक एफिडेविट था। पप्पू यादव का एक एफिडेविट है जिसमें उन्होंने 32 अपराधी मुकदमों को स्वयं स्वीकारा है। इसमें कोई धारा नहीं बची है। दूसरी बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य जिला अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कोविड से पीड़ित होने के बावजूद आप में से कई लोग काम करते रहे। आपने अपने कर्तव्य को सबसे अधिक प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने जिला अधिकारियों से कहा कि कोविड से लड़ाई में आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि नीति में सुधार की जरूरत है तो निसंकोच अपनी राय साझा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थानीय स्तर पर निषिद्ध क्षेत्र बनाने, अधिकाधिक जांच करने तथा जनता तक सही एवं पूर्ण जानकारी पहुंचाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोविड-19 की दूसरी लहर में हमें ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों की ओर बहुत ध्यान देना होगा। तीसरी बड़ी खबर है, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाले मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश वासियों को जीवन की रक्षा में विफल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उन्हें तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में RT-PCR जांच की संख्या में कथित कमी का मुद्दा उठाया और सवाल किया कि क्या प्रदेश सरकार तीसरी लहर के लिए रास्ता बनाकर फिर उससे लड़ने की तैयारी कर रही है या नहीं। कांग्रेस के शोध विभाग के प्रमुख और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव गौड़ा ने टूल किट से जुड़े भाजपा के दावे को लेकर पलटवार करते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी पर फर्जी टूल किट को प्रचारित करने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ जालसाजी की प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। गौड़ा ने ट्वीट किया, भाजपा कोविड कुप्रबंधन पर फर्जी टूल किट का दुष्प्रचार कर रही है और उसे कांग्रेस के शोध विभाग से जोड़ रही है। हम जालसाजी को लेकर JP नड्डा और संबित पात्रा के खिलाफ प्राथमिक दर्ज करा रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश की आबकारी तथा चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास राज्य में कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर्स लगा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसके लिए 75 जिलाधिकारी द्वारा 79 अस्पतालों का चयन कर लिया गया है, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। इनमें से 15 स्थलों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन और जनरेटर की व्यवस्था लगभग उपलब्ध है। 16 स्थानों पर आंशिक व्यवस्था उपलब्ध है। छठी बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 से जान गंवाने वाले पीड़ितों के परिवार को 50,000 की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अगर परिवार में किसी के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होती है तो उस परिवार को 2,500 रुपए की मासिक सहायता दी जाएगी। सातवीं बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना प्रबंधन में मध्य प्रदेश द्वारा अपनाए गए जन भागीदार मॉडल की सराहना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिला, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई हैं। इनमें पक्ष विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों के लोगों को जोड़ा गया है। यह जनता से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। जनप्रतिनिधियों को जोड़कर हम उनकी ऊर्जा का उपयोग कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण गांव में फैल रहा है, वहां इसका सामना बिना जनशक्ति एवं जन सहयोग से नहीं किया जा सकता। ग्राम, वार्ड, जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में राजनीतिक दल लोगों को जोड़ने की दिशा में अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के समान कार्य करे तो यह प्रभावी सिद्ध होगा। आठवीं बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व फंड यानी CSR के माध्यम से इनकी व्यवस्था करने का निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत प्रदेश में कई चीनी मिल आगे आई हैं, जहां कोरोना मरीजों को बचाने के लिए ऑक्सीजन जनरेटर लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 75 जिलाधिकारियों ने 79 अस्पतालों का चयन किया है, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगे हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं, जहां ऑक्सीजन जनरेटर लगाने के तत्काल निर्देश जारी कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि इनमें 15 जगहों पर ऑक्सीजन पाइपलाइन एवं जनरेटर की व्यवस्था उपलब्ध है। 16 जगहों पर आंशिक व्यवस्था उपलब्ध है। नौवीं बड़ी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने धर्मशिला अस्पताल में फ्रांस द्वारा केंद्र सरकार को मिले ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार की गलत नीतियों के कारण दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पैदा हुआ था। अवलोकन के इस मौके पर प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजन तिवारी, जयवीर राणा और विधायक अभय वर्मा उपस्थित थे।
आदेश गुप्ता ने कहा कि सरकार की प्रबंध प्रणाली एकदम नकारा थी, जिसके कारण केंद्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के बावजूद अस्पतालों एवं जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच जा सकी। इस नकारा व्यवस्था को नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा और कई लोग बेमौत मारे गए, जिसके लिए केवल केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। और 10वीं बड़ी खबर है, कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी कमजोर पड़ी है, लेकिन तीसरी लहर की भी चर्चा होने लगी है। लेकिन अभी सतर्कता का सिलसिला जारी रखना होगा। खासतौर से तीसरी लहर बच्चों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसलिए सावधानी बरतनी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। परिजनों को बच्चों पर नजर रखने की आदत डाल देनी चाहिए। कोरोना को लेकर हर किसी का सतर्क रहने की जरूरत है। अभी कोरोना के मामले कम जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। जहां तक तीसरी लहर की बात है, उसमें बच्चों को प्रभावित होने की आशंका है और उस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन सतर्कता बरतने में क्या दिक्कत है। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट। साथ ही हमारी वेबसाइट www.liveindianews24x7.com पर आप भी विजिट कर सकते हैं।